यशस्वी अमृत नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पे कई तरह के डिस्काउंट्स चल रहे हैं और जो वर्तमान स्टॉक है उसके ऊपर नई मर्चेंडाइज भी है, तो आप कृपया वहाँ जाएं और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं उसको क्रय करें। आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी पुनः, क्योंकि आज जो पहला फेज है उसपे अब ओपिनियन पोल बंद हो जाएगा आज के बाद में। तो ओपिनियन पोल तो हम पहले कर चुके हैं अभिषेक जी के साथ में, तो अब कल 2 नए ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भई जो एसआईआर का जो फाइनल फिगर आ गया है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि संख्या जो है वो 90,000 तक पहुँच गई है। कुछ जगह 89,000 बताई जा रही है और कुछ जगह 90,000 से अधिक बताई जा रही है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, हमारे पास पूरे फिगर्स हैं। तो अभिषेक जी स्वागत है आपका। अब एसआईआर का पूरा जो फाइनल फिगर आया है एडजुडिकेशन के बाद में, तो बताते हैं कि साहब कि 27 लाख से ऊपर लोग जो है वो इनएलिजिबल हो गए हैं और पहले चरण का जो वोटिंग लिस्ट है वो फ्रीज भी हो गया है। कल बड़ी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि साहब कि वो फ्रीज ना हो कपिल सिब्बल जी को, लेकिन कपिल सिब्बल जी को पूरी तरह से धुतकार दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था कि क्या हो गया, ये कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, ये तो केवल केवल राइट गिवन बाय लॉ है। कल को लॉ कुछ और लोगों को भी निकाल दे उसमें, तो आप रोक थोड़ी सकते। तो ये जब स्थिति बन गई तो 12.65% जो है ओवरऑल ये बता रहे हैं कि ये वोटर जो है वो गया है। तो भाई गुजरात में एसआईआर में तो 15% गया है, वहां तो किसी ने छू नहीं की। नहीं इसी बिहार तरह में भी गया। से 13% से ऊपर तमिलनाडु में गया, वहां भी किसी ने छू नहीं की। कोई केरला में नहीं बोला, असम में तो खैर हुआ नहीं। ये हमारे भाई लोग जो है ये खाली 12.65% से इतने आतंकित क्यों है? सबसे पहले सर आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आतंकित होने का मुझे कोई विशेष कारण समझ में तो नहीं आता, किंतु जो आंकड़े देख रहा था वो डरावने हैं, मतलब टीएमसी के लिए। और आपको मैंने शेयर भी किया कि जिस तरह से ये जो आंकड़े हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, नदिया में जिस प्रकार से कटा है, कुछ लोग सोचेंगे कि मार्जिन कम होगा, मालदा में कटा है। लेकिन जब मैं हुगली और हावड़ा के आंकड़े देखता हूं तो लगता है कि नहीं, हर तरफ हम लोग काउंट करके चल रहे ओवरऑल 12-12.5%, लेकिन कुछ जो टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे 20-22% तक गया। ये दिक्कत वाली बात टीएमसी के लिए नजर आती है पहले दृष्टि में। आपने कहा कि हम प्रीवियस ओपिनियन पोल पे बात करेंगे। जब पिछला ओपिनियन पोल हमने किया भी था तब भी हमारे पास 91 लाख के 91 लाख के आंकड़े नहीं थे, अब हमारे पास 91 लाख के आंकड़े हैं। ये मैं जब आपको ये बताऊं कि कल के जो 2 ओपिनियन पोल्स आए हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे, एक मैट्रिक्स का और एक वोट वाइब का, और जो आज वहां से भी बातें जो छन के आ रही हैं, उन्होंने भी एसआईआर के इम्पैक्ट को पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं किया है। हाँ, उनके उनके क्योंकि ये आंकड़े उनके पास भी नहीं थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको कि 24 घंटे के अंदर फाइनल फिगर आंकड़े इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप जारी कीजिए, तब इन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे रोना धोना है। आपकी चहेती ऑलरेडी पहुंची हुई थी वहां पे, कुछ बुजुर्ग सॉरी ज़ईफ मुसलमानों के आधार कार्ड लेकर के वो खड़ी हुई थी और कहा कि बताइए इनका नाम कट गया। अब 75 साल का है और मान लीजिए पूर्वी बंगाल से आया है तो नाम नहीं कटेगा सर।
आप 85 साल के हो जाइए, कब्र में पांव लटके रहे, नाम तो कटेगा ही कटेगा। तो कह रहा है लैंड डीड इन्होंने 1950 साल पहले का दिखा दिया। अरे भैया, लैंड डीड यहाँ पर कैसे कैसे मैनिपुलेट होते हैं, इसका उदाहरण हम बताएं तो दिमाग खराब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो जो डॉक्यूमेंट बोले और दिए वही दिखाना था, उसके अलावे कुछ भी दिखाओगे वो मान्य नहीं है। सीधी बात, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, कट गए ये है, रोना क्यों है? फॉर्म 6 का यूज कीजिए और करा लीजिए। आपने फॉर्म 6 का प्रयोग क्यों नहीं किया, मुझे ये बताइए सर। अगर आपके पास जेन्युइन है, डरना किस बात का? मेरे बाप दादा यही हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड, राशन आईडी कार्ड सब कुछ यही था, मैं तो नहीं डरा। जब मैं भारतीय हूं तो मुझे अपना पहचान दिखाने से डर किस बात का? डरे वो हैं। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि टीएमसी का एक्चुअल वोट परसेंटेज 38% के ऊपर का था नहीं। एडिशनल वोट क्रिएट कराएगा। ये जो 2011 का भी चुनाव जीती हैं, उस वक्त भी इनको 37 पॉइंट कुछ वोट ही मिले थे, और उस समय जो कोर मुस्लिम वोट बैंक था वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गया था, टीएमसी की तरफ नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त तक ममता बनर्जी पर विश्वास भी नहीं था मुसलमानों को। क्योंकि 2 साल पहले तो सदन में ये पर्ची फाड़ के आई थी कि अवैध इनलीगल बांग्लादेशी और इन लोगों को बाहर निकालना है। 2-3 साल पहले 2008 में लोकसभा के अंदर इनके वीडियोस पड़े होंगे, तो वोट नहीं मिला था। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो एसआईआर प्रोसेस हुआ है ये 2011 के वोटिंग के अनुसार हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तब तो टीएमसी के लिए वाकई चिंता की बात है, क्योंकि ओवरऑल वोट कटने के बाद मैं मानता हूं कि इनका वोट शेयर कहीं ऐसा ना हो बिलो 40% जाए। उसके 2 स्ट्रॉन्ग कारण है सर। जो लोग कहते हैं कि डर एक कारण है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि 2 मई 2021 में बीजेपी को 38% वोट मिला था। वो तमाम डर और तमाम चीजों के बावजूद लोकसभा के अंदर इन्हें ये तो पता था भाजपा के वोटर्स को कि लोकसभा में अगर बीजेपी को वोट किया तो मुझे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी मेन चुनाव नहीं है उनका। फिर भी बीजेपी का वोट शेयर 39% गया। यानी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस वोट बैंक 38, 39 और 40% के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहां से उनको सिर्फ 1%, 2% का जंप चाहिए, वो पुश है। ये जंप ऐसे चुनाव में आराम से मिल जाता है जब चुनाव परिवर्तन का हो। कभी कभी वो 3-4% तक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अभी 44% तक गई होगी या चली जाएगी, वो तो आने वाले समय में कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किंतु अगर भाजपा 42% भी इस इलेक्शन में वोट लेकर के आती है, सरकार बीजेपी की गारंटी बनेगी। अब तो दबी जुबान में पूर्व जो ओपिनियन पोल करने वाले हैं उनको कोर्स करेक्शन को सुन लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि टीएमसी अपने लाइफ का टफेस्ट चुनाव फेस करने जा रही है। वो भी मान रहे हैं। अब पहला आप कौन सा इलेक्शन का आंकड़ा उठाएंगे, उसके हिसाब से हम आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं इलेक्शन का आंकड़ा उठाऊंगा। देखिए, मैं फिर से एक कंपैरिजन करता हूं। अब आप मैंने जो बात कही थी उसकी वजह से मुर्शिदाबाद को ले लें जी, तो अगर हम मुर्शिदाबाद को लेते हैं तो वहाँ 11 लाख से ऊपर 11 लाख से ऊपर एडजुडिकेशन में थे, और उस 11 लाख में से 4,55,000 जो है उनके रिजेक्ट हुए। जी, 4,55,000 रिजेक्ट हुए, तो ये समझ लीजिए कि करीब 40% मान लीजिए। ठीक है साहब। मैं ये कहता हूँ कि भाई मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, भाजपा 2 जीती थी, लेकिन ठीक मुर्शिदाबाद की जो अधिकतर सीटें थी उनका मार्जिन जो था वो
अच्छा खासा था। बहुत ही उससे बिल्कुल हम्म। बहुत और अब मान लीजिए 30,000 वोट अगर पर कॉन्स्टिट्यूंसी कम हो भी जाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी का। ठीक ठीक सर। इसके अलावे आपको जो पिछली बार मैंने 2 हफ्ते पहले एक और आंकड़ा भेजा था जिसमें डुप्लीकेट वोटर, मारे गए वोटर, मरे हुए वोटर, इनकी संख्या लगभग 11 लाख थी। एएसटीडी की। हाँ, तो इसमें भी 15-20% लोग मरे हुए अब्बू और डुप्लीकेट वोटर वोट कर जाते थे। वो तो है, वो तो अब सदैव रहा है। हाँ, सदैव रहा है। तो अब आप उसका भी 15% निकाल लीजिए और ये तो अब कितने हो गए सर? लगभग 9 लाख के आसपास के वोट गायब हो गए मुर्शिदाबाद में। डेमोग्राफी बदली है। पहली बार टीएमसी के साथ एक जेन्युइन समस्या है मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जगह पर। पिछले चुनाव में कांग्रेस कोई दावेदार नहीं थी। इस चुनाव में मुर्शिदाबाद में और मालदा में कांग्रेस अच्छी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। वो नॉट बिकॉज ऑफ राहुल गांधी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अधीर रंजन चौधरी जो कर रहे हैं। और हाँ, लेफ्ट एक अधीर रंजन चौधरी की एक बात मान ली गई कि भाई किसी के साथ समझौता नहीं किया गया, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ा तो नहीं पूरा जो चल रहा है कल का एक बात है, शायद कांग्रेस को इस बात का सेंस हुआ है कि अगर भाजपा जीत जाए और टीएमसी हार जाए तो मैं पश्चिम बंगाल में रिवाइव कर सकता हूं, क्योंकि फिर मैं मुसलमानों का नेचुरल ऑप्शन बन जाऊंगा। क्योंकि हिंदू वोट गायब और सिर्फ कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस के नाम पे टूटा जा सकता है, तोड़ सकते हैं और मुसलमान फिर से शिफ्ट होंगे और ये इसकी पॉसिबिलिटी है सर। तो संभवतः कांग्रेस इसीलिए चुपके से वो स्पेस ढूंढ रही है जो दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के हार का वो स्पेस ढूंढ रही थी कि ये हारे तो हम अपना स्पेस वापस गेन कर पाए। दूसरी बात, लेफ्ट आईएसएफ के साथ लड़ रही है। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर यहां। और ओवैसी और हुमायूं कबीर लड़। पिछली बार ये सिचुएशन था ही नहीं सर। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे, पर मुर्शिदाबाद वाला ही रिफ्लेक्शन आपको मालदा में नजर आता है और मालदा में बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे सर। अभी हम लोग शो के पहले हावड़ा और हुगली का भी बात कर रहे थे। क्या वहां बहुत अच्छे चांसेस ये जो कटा है उसके बाद नहीं बनते हुए नजर आ रहा है? वहां तो बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, जब ये सेंस होने लगता है किसी को कि अब एक छोटे से पुश की बहुत आवश्यकता है, तो पश्चिम बंगाल का जो क्लब है ये बात सेंस कर लेता है, क्लब में रहने वाले लोग, क्योंकि ये लोग वो वेल्ले लोग हैं, इनको हमेशा पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे ही इनको पता चला कि नाव में छेद हो चुका है, ये टीएमसी से जंप करके बीजेपी के शरण में आएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए दादा, सपोर्ट करो दादा, दुर्गाबाड़ी क्लब हमारा है, कैरम क्लब है, काली पूजा क्लब है, हम लोग ये सब करता है दादा, आप जो बोलेगा वो हम करेगा, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है। तो एक बेस चला जाता है। ऐसा ही इन्होंने 2011 में भी किया था। पहले ये इनके कहने पे पहले भी इनका वही काम था। एक बार लेफ्ट ने बोला तो आज कलकत्ता में स्ट्राइक है। महीने में 4 संडे के अलावा 2 स्ट्राइक होता था उस जमाने में। मैं खुद उसका भोगी हूं कि दमदम एयरपोर्ट से मैं हावड़ा किसी तरह एक वामपंथी का ही साइकिल लेकर के कुछ चलना पड़ा, उन्हीं के साइकिल पे बैठ के चलना पड़ा कुछ दूर। ना टैक्सी चल रही थी, न कुछ चल रहा था। फिर उन्होंने किसी प्रकार से मेट्रो तक छोड़ा तो मेट्रो से मैं किसी तरह से पहुंच जाता। वहां पे बच्चे एयरपोर्ट के सामने बाहर क्रिकेट खेल रहे थे उस दिन, क्योंकि बंद था, लेफ्ट ने बंद कराया था। लेकिन बंद, ये पीली टैक्सी से लेके वो एम्बेसडर चलती थी वहां पे, वो सब कराया किसने था? यही क्लब वाले थे। बाद में इन क्लब वालों को अलग जॉब मिल गया लेफ्ट के टीएमसी के शासन में, क्योंकि अब बंद तो होता नहीं है। बोला मारपिटाई करो, ये करो, झगड़ा सुलटाओ, शादी विवाह, हर मैटर में तुम बॉस बन जाओ। एमएलए फंक्शन में आएगा, बर्थडे पार्टी में आएगा, वो सब यही डिसाइड करने लगे। बीजेपी के राज में ये माइक्रो मैनेजमेंट करने लगेंगे, नाला नाली सफाई इन सब का दलाली देखेंगे, दुर्गा पूजा कराएंगे, काली पूजा कराएंगे। बहुत परिवर्तन नहीं होगा। 1 साल तक ये क्लैश चलेंगे अगर सत्ता में बीजेपी आए भी तो।
मैं जिस पॉइंट को रेज करना चाहता हूं सर आपके शो पर, कि टीएमसी अभी भी इस चुनाव को बीजेपी के अगेंस्ट लड़ ही नहीं रही है। वो लड़ तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट रही है, लड़ तो सीआरपीएफ के अगेंस्ट लड़ रही है। अगर ममता बनर्जी ये बोल रहे कि यूपी से 200 सीआरपीएफ की अलग से कंपनीज आ रही हैं और वो हमको मारने के लिए आ रही है, आप सोचिए कहां पहुंच गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कल कहा मृत्यु बोरन करे लेबो, समझ में आया आपके? हाँ तो तो मैं मृत्यु का वरण कर लूंगी। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मृत्यु का वरण करने की बात ही कहां से आ गई ममता दीदी। मैं तो यही सोच रहा हूं कि आप माँ माटी मानुष छोड़ चुकी, आपने इतना फ्रीबीज दे रखा है, उसका कॉन्फिडेंस चला गया। ये तो वही बात है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आके निकले, बोला कि अगर हमको ऐसे ऐसे अपना कॉलर बंद करते हुए कि अगर आपने हमको वोट नहीं किया तो ये हमको भाजपा वाले जेल भेज देंगे। उसी पिच पर आप बैटिंग कर रही हैं। माँ माटी मानुष से शुरू हुई थी, आप मछली पे पहुंची, मुर्गा पे पहुंची, कहां पहुंच गई आप? तो नया ऑफर करने को भी कुछ नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी तो है। तो यही एक दो कारण है कि ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी ने मोमेंटम बनाया, फिर भी कैलकुलेट वही वोट होगा जो ईवीएम में दबेगा। बीजेपी को चुनाव जीतना है तो ममता को ग्रेटर कोलकाता रीजन के 110 सीट में जो 99 सीट जीती थी उसमें रोकना होगा। उसमें इनको 60, 65, 70 तक टीएमसी को अगर ये रोक पाने में कामयाब हो गया तो सरकार बना ले जाएंगे। आइए उन ओपिनियन पोल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और जी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा यदि एक बार और इन आंकड़ों को देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। जो कह रहे हैं कि साहब कि जितने जो है निकाले गए हैं, जो डिलीट हुए, उनमें सबसे बड़ी संख्या तो यही है आपके बॉर्डर वाले क्षेत्रों में। सबसे नंबर 1 पे 4,59,55,000 मुर्शिदाबाद से निकले। और उसके बाद 3,25,000 जो है वो नॉर्थ 24 परगना से निकले। फिर आपके 2,39,000 मालदा से हैं, 2,22,000 साउथ 24 परगना से हैं। फिर पूर्व वर्धमान से 2,08,000 है। तो 2 लाख से ऊपर वाले तो ये हैं। ये अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि 1, 2, 3, पूर्व 4, वर्धमान से पश्चिम 5, वर्धमान से नहीं है। 5 और 6, ये जो 6 जिले हैं ये सबसे आगे है। पश्चिम वर्धमान से तो सिर्फ 74,000, केवल 74,000। जी और इवन बीरभूम से भी 82,000 ही है, ज्यादा नहीं है। 82,000 ही है। 82,000 ही है। और जबकि और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप ये देखें, जैसे उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर में भी 1,76,000 है और दक्षिण दिनाजपुर में तो केवल 76,000 है। आप दर्शक समझ ले, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है शो साहब। रिकॉर्ड करने पहले से संजय सर को इसीलिए मैंने ये डेटा भेज दिया था कि भैया देख लीजिए। जलपाईगुड़ी में तो केवल 35,000 है। अरे भाई वो भी तो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नहीं? हाँ, लेकिन जलपाईगुड़ी का तो आपको पता ही है ना, वहां कौन खोखेगा। तो जलपाईगुड़ी में तो बंगाली भी लोग भी हैं, बिहारियों की तरह बोलते हैं कि खोखेगा तो होखेगा, देखा जाएगा। टीएमसी वाला से यहाँ कौन डरता है। कूच बिहार में 1,20,000 है, जबकि टोटल एडजुडिकेशन का 55% है। ठीक है साहब। फिर और द्वार में देख लें, अलीपुर द्वार कहाँ है? अलीपुर द्वार का तो है ही नहीं इसमें, नहीं ब्लडिंग हो होगा, गया। नहीं क्या है 21 नंबर है, हाँ 21 नंबर अलीपुर द्वार में है केवल 30,000। क्या आप हो रहा कितना है? एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, आप बताइए, आप कितना अलीपुर द्वार पे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे?
वहां कम है। नहीं, देखिए अलिपुरद्वार में क्या मतलब, और कालिम्पोंग 2000 4 ग्राम तो 1224। आप कलिंगपोंग में तो पहले भी भाजपा जीती थी, वहां पे कितना आप करते हुए देखना चाहते नहीं हैं? नहीं नहीं, पिछली बार इनका वो विपुल गुरुंग वाला ग्रुप जीता था, जो सपोर्ट हाँ, कर रहा था विमल गुरुंग वाला। और पुरुलिया 5000, बांकुड़ा 6000। तो भाई ये जो बॉर्डर पुरुलिया वाले हैं, बांकुड़ा में तो जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये बहुत लंबी संख्या में है, वो तो गलत नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं सर? जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं, वो तो गलत नहीं कह रहे हैं ना फिर। तो गलत नहीं कह रहे हैं सर, हम भी तो यही कह रहे हैं, वो तो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है, जिसके लिए चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी को प्रशंसा पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम मतलब कोर्ट को भी प्रशंसा हाँ, पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि बधाई के सुप्रीम कोर्ट पात्र ने है। अगर कोई थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कमजोर चीफ जस्टिस होता तो ममता दीदी के हमले से घबरा जाता। नहीं, पहले हम हमने कई लोग बार को देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ममता दीदी के हमले से घबरा जाते। नहीं तो ममता हम दीदी लोग ये को नहीं कहती विशेष कि साधुवाद सीजेआई अगर सूर्यकांत जी अगर को दें। हमारे साथ पूरा हुआ तो मृत्यु बोरन कोरे लेबो, मृत्यु बोरन कोरे लेबो। सोचो आप। नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस सीजेआई सूर्यकांत जी तो आए हैं, ये बात तो ठीक है। नुपुर शर्मा जी के वाले स्टेटमेंट के बाद मतलब जिस सटल ढंग से ये आए तो वामपंथियों के लाडले हो चुके थे आने से पहले, लेकिन आने के बाद उनको राहत ही नहीं मिल रही, किसी भी मामले में नहीं मिल रही है। अभी कपिल सिब्बल जी गए हुए थे, बोले जिसका थोड़ा बहुत इधर उधर उसको तो वोट करने का इजाजत दीजिए मिलॉर्ड। और वो तो स्टे मास्टर खुद को बोलते हैं, बोला किसी भी मामले में स्टे लगवाना हो तो कपिल सिब्बल के पास ही है। लेकिन वहां भी कुछ राहत नहीं मिल रही है। तो सूर्यकांत जी को तो माननीय सूर्यकांत जी को नमन करना पड़ेगा। ये वाला स्ट्रोक तो सही चल गया है, ये वाला तो बहुत काबिले तारीफ रहा। और अभी राहत मिलने की संभावना है भी नहीं, ये अच्छा हुआ। नहीं, अब तो कोई संभावना नहीं। एक जगह तो फ्रीज ही हो गया। एक जगह वही बोल रहे हैं, एक जगह तो फ्रीज ही हो गया, तो अब कहाँ आप संभावना है? 152 सीटों की तो वोटिंग लिस्ट फ्रीज ही हो गई। फ्रीज ही 142 की बची है, वो भी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। हो जाएगी। 13 तारीख तक हो जाएगी वो भी। हालांकि कटे हुए नामों के बीच टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बहुत ज्यादा फॉर्म 6 का यूज कर रही है। ये आरोप भी अभी लगाया है ममता बनर्जी के और इनकी टीम की तरफ से। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि फॉर्म 6 का प्रयोग करना कब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, आप बताएंगे थोड़ा? है क्या मतलब, नहीं समझा मैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी फॉर्म 6 का प्रयोग करके बहुत सारे अवैध वोटर्स को ऐड करवा रही है, जबकि मैं जानता हूं कि फॉर्म 6 का प्रयोग मैं आप कोई भी कर सकते हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अब मतलब 3 दिन पहले ये आरोप लगा था। नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है, लेकिन जो मतदान का जो अधिकार है और जो सारे नियम बने हुए हैं, वो सारे के सारे प्योरली स्टैट्यूटरी हैं। यानी वो पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से गवर्न नहीं होते। ये तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला ममता दीदी समझने को तैयार ही नहीं है, ना महुआ मित्रा समझने को तैयार है और ना सागरिका घोष समझने को तैयार है। नहीं, वो समझने को तैयार नहीं है, समझ में आया। कपिल सिब्बल क्यों नहीं समझने को तैयार था, जिसके नाम पे डाटा गया? अभी तो बोला ना कोर्ट ने इनको समझाया ना कि ये फंडामेंटल नहीं है, गए तो थे कोर्ट में। मुझे लग रहा है कि एक बार कपिल सिब्बल जी को संजय सर से मिलना चाहिए कुछ बीच में। तो अब थोड़ा सा जो 2 कल जी आया उनको जी, दो डिस्कस कर ओपिनियन लें, पोल कराए लेकिन हैं। जो भी मुझे पता चल रहा है वो ये है कि साहब कि उन्होंने एसआईआर के इम्पैक्ट को कंसिडर ही नहीं किया। तो फिर वो आपका क्या विचार है, किया है उन्होंने कि नहीं किया है? नहीं, कहाँ किया है? एक जो मैट्रिज वाला ओपिनियन पोल आया उसमें तो टीएमसी को 140 से 160 दिया,
और बीजेपी को नंबर दिए, बीजेपी का नंबर 130 से 150 दिया। 146 का नंबर तो आपके शो सी वोटर टाइप का एक्सरसाइज कर हाँ। दिया। तो 146 का नंबर के आसपास तो हम लोग डिस्कस करके गए थे कि कहाँ क्या सिचुएशन बन रही है। अभी वो वोट हो जाए तो अलग बात, लेकिन इन्होंने वोट शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। टीएमसी को 43% और बीजेपी को 41%। और इतना मैसिव कटने के बाद सर, आप ये जरूर कह सकते हैं संजय सर कि मार्जिन कम हो गए। मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं, जो ये मुर्शिदाबाद मालदा कटे तो वोट ही है ना। और अगर टीएमसी 12% ओवरऑल ये कटा है और इसमें 10% टीएमसी का वोट है, तो अगर लोकसभा काम पैमाना मानेंगे तब वो 36% पर रहेंगी, बीजेपी 39% वाला पे आ जाएगा। वहां से 41% जा रहा है, पता नहीं, वो आगे बात करेंगे। और अगर हम 2021 असेंबली इलेक्शन का बात करें तब ये आंकड़ा तब भी 38% के आसपास ममता बनर्जी पहुंचेगी। ये तो सिंपल। अच्छा, ये तब है जब मैं मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल ओवैसी को नहीं वोट मिलेगा, कांग्रेस जो इस बार अच्छा लड़ रही उसको वोट नहीं मिलेगा, और व्यक्तिगत रूप से आईएसएफ जो एक सीट पिछली बार भी जीते थी उसको भी वोट नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। यहां तो पर्सनल निर्दलीय जो खड़े होते हैं मुर्शिदाबाद के एरिया में, जो 15 एमडी टाइप के नाम, उनको भी 500 700 300 ये पर्सनल वोट होते हैं, उनको भी मिल जाता है। 2000 तो नोटा चला जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं आइडल वर्ल्ड में। तब भी ममता बनर्जी 40% को स्ट्रगल कर रही हैं इस बार, इसलिए वो कह रही है मृत्यु वरण कर ले वो। भाई ये वोट वाइप का जो वोट ट्रैकर है, ये दिखा रहा है कि जब इन्होंने वोट ट्रैकिंग शुरू की थी तब इन्होंने बताया था कि 35% बीजेपी को और 38% इन्होंने दिखाया था टीएमसी को। और कल के वोट ट्रैकिंग में इन्होंने बीजेपी को दिखाया 40%, यानी 5% का इंक्रीज, और टीएमसी को दिखाया 42%, यानी 4% का इंक्रीज। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई बीजेपी कैचिंग अप। हाँ, 5% का इंक्रीज है। इनके इंक्रीज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो टीएमसी को 4% का दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रैकर में भी सर ये इंपॉर्टेंट है हमको देखना कि अनडिसाइडेड का इन्होंने कितना परसेंट रखा, किसकी तरफ स्ट्रांग रखा। क्योंकि अनडिसाइडेड तो हर पोल में आता है, हमारे आपके किसी भी पोल में आएंगे तो अनडिसाइडेड लोग होते हैं। क्या वो बोलते हैं कि हम बाद में देंगे। अब पश्चिम बंगाल में ये जो बोलने वाले कि बाद में सोचेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा, वो टीएमसी का वोकल वोटर, क्योंकि टीएमसी का वोटर वोकल होता है। एक तो ये मार्क करना पड़ेगा हमें। दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि इन पूरे ट्रैकर में जो आज आंकड़े जारी हुए 91 लाख अब टोटल हो गया, इसका क्या है? ये तो है नहीं। तो क्या इसके बाद भी वो 42% वोट शेयर पर टीएमसी है? आप ये देखिए सर, जिसका वोटर वोकल है वो अभी भी 42-43 दिख रहा है, दोनों अलग अलग हम पोल्स को देखें तो। और जिसका वोटर वोकल नहीं है वो 40%, 41%, दो अलग अलग ट्रैकर के हिसाब से वो दिख रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी वोटर होंगे जो डर के मारे चुप्पा वोटर होंगे। जैसे अब ग्रेटर कोलकाता के मारवाड़ी लोग तो वोट नहीं करते, क्योंकि उनके घर कोई आदमी पहुंच जाता है और ये तक बता देता है कि देखो भैया आपकी बेटी यहां से ट्रेवल करती है, कोचिंग का रूट जाने का ये है, कॉलेज जाने का रूट ये है। टीएम दीदी को वोट करना होगा तो बाहर निकलना, नहीं तो फिर रह जाना घर में ही। फिर सोसाइटी में इस बार बन गया है, और जब स्मेल कर जाएगी विक्ट्री ना तो दबा देगा वो जान जाएगा कि भैया कुछ मेरा कर ही नहीं पाओगे, सरकार बदल रही है। इसीलिए वो मोमेंटम जो है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि पहला फेज, देखिए इसमें बहुत बड़ा, हम लोग को असली एक विजिट और करना पड़ेगा 23 के बाद का। तो 23 को जो वोट हो जाएगा उसमें पता चल जाएगा कि कहानी कहां है।
अगर देखो तो मैं थोड़ा-सा आपसे इस पे असहमति इसलिए व्यक्त करूँगा कि 23 को भी जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनको आप टीएमसी का एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कह सकते। मालदा नहीं भी एब्सोल्यूट मालदा भी टीएमसी का बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। वहाँ तो पहले और भी 50-50 था। बाकी आपके केवल जो है वो जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 में कहाँ-कहाँ हो रहा है? पूर्व बर्धमान, नदिया, ठीक है? हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और कोलकाता। बिल्कुल, ये उनका एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसमें पूरा ग्रेटर बा कोलकाता वगैरह आ गया। बाकी बाकी जगहों में उन्होंने कई जगह पे किया, जैसे झारग्राम में 4-0 किया था पिछली बार उन्होंने, टीएमसी ने, और पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर में भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। मतलब पूर्वी मिदनापुर में नंदीग्राम हारने के बावजूद आप देखें कि दीदी की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी जो है अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, नहीं है। पूर्वी नहीं, मिदनापुर में 16 में से 9 सीटें जीती थी और पश्चिम में तो 15 में से 13 जीती थी। तो नहीं, लेकिन लोग उनको उनका ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मानते हैं। तो मानना है कि ये बेसिकली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और बीजेपी ने 92 सेगमेंट्स यानी 92 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जीती थी 2024 के 2024 लोकसभा चुनाव में, और 68 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहाँ नज़दीकी मामला था 5000 के आसपास। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने क्यों अब बोला आप कि एसआईआर की बात जब करते हैं तो एक बात और भी आती है। वो ये आती है कि भई एसआईआर की बात आप ऐसे कर लें, लेकिन यदि आप पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखें तो पश्चिम बंगाल में 2021 का जो मतदान था वो 82.3% था, व्हिच इज़ अनरियल। अनरियल। अब फिर मैं लॉजिक पे जाता हूँ। लॉजिक इसलिए कि भई हमने तो इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो क्लीनिंग एक्सरसाइज कई बार की है। समरी रिवीजन में ही हो जाती है क्लीनिंग काफ़ी कुछ तो उस क्लीनिंग एक्सरसाइज़ेज़ के बाद में जो आपका जो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाता है छोटा। तो यदि उतने ही लोग भी वोट अगर डालें हैं, तो भी टर्नआउट परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है साहब? बिल्कुल। अब इसी को अगर हम अप्लाई करें कि 12.65 घट गया है और डिनोमिनेटर घट गया 12.65% से, अगर न्यूमरेटर सेम रहता है भाई, तब तो 95% हो जाएगा। हाँ, 94% वोट होना चाहिए। नहीं, मैं 95 हो कहता हूँ जाएगा ना। 90%। भाई ये अगर ये कम होगा ऊपर तो और प्रोपोर्शनल ज़्यादा बढ़ेगा ना फिर, तो बिल्कुल। 95% से ऊपर जाएगा। हुँ। ये संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है, ये तो होता भी नहीं। मैथमेटिकली ही आप सीधे डिराइव कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्जीवाड़ा था। हाँ, और मैं आपको ये कहता हूँ कि 82.3% से यदि पोलिंग कम हो जाती है, या पहले राउंड में भी जो भी वहाँ की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग था, पहले राउंड का अलग से नहीं निकाला मैंने, लेकिन पहले राउंड में भी जो पोलिंग परसेंटेज था, वो यदि कम हो जाता है भाई साहब, तो आप उतने ही प्रोपोर्शन से कम कर दीजिएगा तृणमूल कांग्रेस को। मैं कहता हूँ 85% भी पोलिंग इस बार अगर हो जाती है, तब भी गदर मच जाएगा। तब भाई साहब मैं कह हमको रहा हूँ 95% से कम कुछ भी होता है, तो तृणमूल के अगेंस्ट, और कहीं 75 हो 95 गया, तब तो फिर मैं क्या कहूँ? आप स्वयं समझदार हैं। मैं 95 तो अनरियल, ये पॉसिबल है नहीं। मैं इतना मानता हूँ 12% जो कटा है, 82 हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए सर, ये वोट शेयर इस बार 82%, 83% या 85% के आसपास उठता है। तब हम और आप सीट प्रेडिक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो करना बेवकूफी हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब चुनाव आयोग ने बाकी भी फर्जी वोटिंग, जो छापा वोटिंग होती थी, उसको भी रोक दिया। हाँ, तो छापा वोटिंग की बात करते हैं साहब, तो छापा वोटिंग में इस बार जो है वो आपको पता है कि 100% वेबकास्टिंग होने वाली है,
और पिछली हाँ बार की तरह वो पुलिस के हाथ में नहीं रहेगा, सीएपीएफ के हाथ में रहेगा। और ये भी है, अगर कहीं भी 10 मिनट से ज़्यादा पोलिंग डिसरप्ट हुई, मतलब वेबकास्टिंग डिसरप्ट हुई। अच्छा, पहले माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजते थे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भेजते थे, इस बार चेंज कर दिया। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो एक सेंट्रल प्लेस पे बैठेंगे और वो केवल वेबकास्टिंग देखेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा वेबकास्टिंग अगर डिसरप्ट हुई तो रीपोल होगा। पता नहीं केजे राव वाली फील तो आ रही है। अरे ऐसे ही बिहार क्योंकि मैंने वो जीवन जिया है ना, जब एक पार्टी के नेता कहते थे जिन निकलेगा जी, जिन निकलेगा बैलेट से। अब तो हमको तो पता था कि जिन कैसे कल निकलता है। कल कल की स्थिति सुनाता हूँ आपको, सुनिए थोड़ी सी खबरें हैं मेरे पास, बहुत अंदर की खबरें। कल फिरहाद हकीम का नॉमिनेशन था। जी। तो फिरहाद हकीम की रैली जो है वो नॉमिनेशन स्थल से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से 200 मीटर दूर रोक दी। 200 मीटर दूर रोकी किसने? कोलकाता पुलिस ने। वही कोलकाता पुलिस जिसने होम मिनिस्टर के सामने नारे लगवा के और एक भी किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन करना उचित नहीं समझा, उसी ने फिरहाद हकीम को 200 मीटर दूर रोक दिया और केवल 5 लोग जो हैं वो आरओ के दफ्तर में गए। फिरहाद हकीम। लगता है 311 अपना जलवा दिखा रहा है। वो जो डीसी साहब जो थे ना, वो डीसी साहब जो थे वो जो थे वो प्रमोटेड थे आपके इंस्पेक्टर से, ओसी से, अच्छा, कोलकाता में ही। तो वो खेले खाए व्यक्ति थे। हाँ, समझदार है। उनको जब झटका लगा, न केवल उनको झटका लगा, तो झटका सबसे बड़ा ये लगा कि पहली बार जो है वो ओसी और एडिशनल ओसी लेवल के लोग जो हैं वो भी गए और सुनते हैं कि ये भी कह दिया गया कि अगली बार कुछ हुआ तो पूरा थाना जाएगा, इसलिए सारे के सारे अलर्ट हैं। अब यही चीज टीएमसी को टेंशन आ रही है कि मतलब टीएमसी का कैडर का कॉन्फिडेंस लूज होने का एक और कारण है। आप देखिए 2-3 जगह जो इंसिडेंट आई, शुरू में गए थे ये अटैक करने, मार खा के आए हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा किसने क्या किया, लेकिन लोग जानते हैं बंगाल में अंदर क्या हुआ है अभी 2-3 दिनों में। कुछ थे गुंडे एलिमेंट टीएमसी के, वो डराने गए थे और कुटा के कंबल कुटाई करके वापस आए और पुलिस ने मदद नहीं की। कमाल की बात ये है। तो वो जो सपोर्ट था वो चला गया। ममता बनर्जी खुद कंफ्यूज है कि एक साथ करें तो क्या करें। पिछली बार प्रशांत किशोर वहां पे पूरे इलेक्शन को कराने के समय बैठे हुए थे, स्ट्रेटेजी जो बना रहे थे, और उस क्योंकि उस वक्त का सपोर्ट भी था और 8 फेज में इलेक्शन था। इस बार साला इलेक्शन 2 फेज में है। मतलब पैसा भी यहां से वहां शिफ्ट होने के लिए और मनी और मसल दोनों शिफ्ट होने के लिए समय कम है। और टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये जो सीएपीएफ की गाड़ियां, उसके अंदर बीजेपी का पैसा आ रहा है। और तो और जिस ईवीएम से पिछले 3 बार से ये चुनाव जीती है, उस ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे। ये पहला जीत का साइन है सर, क्योंकि जिन जिन पार्टियों ने ईवीएम को संदेह के घेरे में ला दिया है उनका कल्याण हो गया है सर। ईवीएम का डर तभी सामने आता है जब वो जो बाहुबल, गुंडई, इससे विश्वास उठ जाता है। जिनका इससे विश्वास उठ गया कि गुंडा, मॉब, बूथ कैप्चरिंग, छापा वोटिंग ये अब नहीं चलेगा, तब ये कहते हैं ईवीएम को दोष देना शुरू करते हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। इसी ईवीएम से 200 से अधिक सीटें ममता बनर्जी 2-2 बार जीती। एक बार 180 का नंबर लेके आई। अब वो उस ईवीएम तक पहुंच गई है सर। यही सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। अच्छा, एक और बताते हैं आपको कार्यक्रम। अभी हमने खाली मैट्रिक्स का बंगाल डिस्कस कर रहा है, अभी तो तमिलनाडु असम वगैरह बाकी है। और मैट्रिक्स के अलावा आपका जो वोट वाइब है, वो वोट वाइब जो है वो भी 2% का ही गैप दे रहा है, लेकिन नंबर्स उसके बहुत ज्यादा दे रखे हैं भाई। एक 159, 169 और इनका 120, 130। अब ये अच्छा, ट्रिकी उनका है। भी
उनका भी कल यही आया, मैं तो देख रहा था ट्विटर पे कि साहब की वो जो है वो एसआईआर के आंकड़ों के आने के बाद में कंफ्यूज है कि क्या करें, क्या निष्कर्ष निकाले। नहीं, अब ये 2% का भी जो आंकड़ा आपने बोला ना सर, ये ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि इन्होंने कहा बीजेपी का बहुत अधिक हैवी मार्जिन कैलकुलेट किया, और टीएमसी का क्या ये कह रहे हैं, टीएमसी को ये 500 वोट से मालदा में जिता रहे हैं क्या? ये देखना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में 3000 4000 वोट के अंतर से जिता रहे हैं क्या? इतनी फाइट क्या बीजेपी दे रही है क्या उन रीजन्स में? ऐसा तो नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा उनसे एक बार, तो उनके डेटा को लेकर के मुझे भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2% का अंतर पर तो टीएमसी की सरकार बनना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा सर। बीजेपी वहां पहुंच जाएगी, 140 के अराउंड पहुंच जाएगी। 2019 में ही बीजेपी 141 सीट पर आगे थी लोकसभा के आंकड़े पे, और टीएमसी के पास 42% वोट शेयर था, बीजेपी का वोट शेयर 40% था। यानी जो गैप है वो उस एरिया में ज्यादा रहता है। वैसे भी इनका ग्रेटर कोलकाता रीजन आप कह लीजिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, ऐसी सिचुएशन में हमको ये देखना पड़ेगा सर कि अभी वोट स्प्रेड किसका ज्यादा हो रहा है। और मैं 2000 मैं वो इसीलिए बोल रहा था कि अप्रैल 23 के बाद एक बार विजिट, और मैं इसलिए आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि 2% है इनका, लेकिन ये मैंने जो एनालिसिस किया था वो ये पाया था कि भाई इनके जो विनिंग मार्जिन था, एवरेज विनिंग मार्जिन, वो 31,000 से ज्यादा था बिल्कुल 2021 में, और बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन था वो मात्र 14,000 एवरेज था। बिल्कुल तो आपके इनके एवरेज विनिंग मार्जिन में इतना अंतर है, तो वो 2% में इनके जो हेविली पोल्ड और जो 1-1 लाख, 2 सवा लाख से जीती हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे ही हो जाएगा 2% एक्स्ट्रा तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूं। और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि फरहाद हकीम और ओवैसी वो 2 सीट नहीं जीतेंगे जो जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर आईएसएफ अपना वो सीट लूज कर जाएगा, क्योंकि मुसलमानों ने एक स्ट्रेटेजी बदली है पिछले 1-2 सालों में। वो मानती है वहां कि अब तो सेकुलर वहां पार्टी को वहां बॉम्बे पोर्ट से तो राकेश सिंह को खड़ा कर दिया गया। हाँ, बॉम्बे पोर्ट से राकेश, एक हैवीवेट को खड़ा अब होना था। अब लोग जानते हैं राकेश सिंह को, नहीं मुझे नहीं पता है, आप बता दें। नहीं, राकेश सिंह एक संत महात्मा टाइप के आदमी हैं। एक तकरीबन 80-90 उन पे ऐसे पुलिस ने केस लगा के रखे हैं, लेकिन है सात्विक आदमी है। लेकिन अब उस पोर्ट से वैसी पोजीशन पे लड़ने के लिए वैसे ही संत की आवश्यकता भी होती है। भैया ये राजनीति है, यहां पे लड़ाई वैसी, लेकिन वो आदमी के अगेंस्ट कौन बोलेगा थोड़ा डाउटफुल है। टीएमसी का बड़ा बड़ा हैवीवेट को बोल रहा हूं, कौन बोल पाएगा थोड़ा डाउटफुल है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां सेकुलर वोट ही ना वोट कर पाए, एक भी वोट, ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करने के। तो ऐसे चमत्कारिक निर्णय भी हुए हैं बिटवीन द लाइन। जी। तो ये स्थिति तो बनने वाली ही है भाई, मैं तो देख रहा हूँ ये। आप देखें मालदा डिस्ट्रिक्ट में विनिंग मार्जिन, विनिंग परसेंटेज कितना है। चंचल, देखिए मैं बताता ओपन हूँ की है आपको। क्या आपने? हाँ, मैंने खोला है। अच्छा, तो बीजेपी जीती है जहाँ, तो एक तो वो हबीबपुर है एसटी 19,000 से, एक दूसरी गैजोल 1,000 से। अब उसके बाद फिर आती है चंचल, ये टीएमसी जो जीती है 67,000, हरिश्चंद्रपुर 77,000, फिर मालतीपुर 91,000, फिर रतुआ 75,000, फिर न्यू वाला रिजल्ट है। मानिक चक 33,000, 56,000 से मोटाबाड़ी है। मोथाबाड़ी, यही आप जानते हैं ना, मोथाबाड़ी जहाँ पे ये हंगामा हुआ, हम्म। ये जो कालियाचक वाला जो था वो हाँ मोथाबाड़ी हाँ का ही हाँ, तो था।
बगल में है सुजापुर, 1,30,000। आप सोचिए 2% का गैप तो यही खत्म। मालदा मुर्शिदाबाद जाने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन वैष्णवपुर जो 2000 से जीती थी बीजेपी से, वो तो खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, वो खतरे में पड़ जाएगा, वो खतरे में पड़ेगा, वो खतरे में पड़ेगा। या इवन जो 22,000 से जीती है हरिरामपुर, वो भी खतरे में पड़ सकता है। वो भी खतरे में पड़ सकता है। 12,000 से जीती कुशमांडी, वो भी खतरे में पड़ सकता है। वो भी खतरे में पड़ेगा। 30,000 तक की जितनी सीटें हैं वो सब खतरे में पड़ सकती है। खतरे में पड़ेगी। 70-80 हजार वाली तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तो पड़ सकती है। ये पड़ेगी। यही हाल तो सर देखिएगा नादिया में भी होगा, हुगली में होगा, हावड़ा में होगा। अब नादिया में इनकी जो सीटें इन्होंने जीती, उनमें से 2 को छोड़ के बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दमदम पहुंच गया। हम तो कहाँ पहुंच गए? नदिया नहीं, नॉर्थ 24 परगना पहुंच गए। आप नॉर्थ 24 परगना नदिया देखिएगा। नदिया में एक मिनट। हाँ, तो नदिया में जो इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 सीटें इन्होंने जीती, उनमें से 2 को छोड़ के सारी की सारी 30,000 के नीचे हैं। सारी संकट में है। नॉर्थ में आ जाइए, नॉर्थ में इन्होंने जितनी भी सीटें हैं, इन्होंने तो कितनी जीती नॉर्थ में, तो पिछली बार 33 में से मेरे ख्याल से देखिएगा कितनी जीती पिछली बार 33 में से। निकालना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं वैसे ही निकाल देता हूँ इसी में से, अभी निकाल दूंगा। लेकिन 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सीटें ये 30,000 से ज्यादा से जीते, ठीक है ना? 11 सीटें ये 30,000 से ज्यादा से जीते हैं, और जैसे टोटल 28 सीटें जीते हैं, उसमें से 11 सीटें ये 30,000 से ज्यादा से जीते हैं। बाकी 17 का क्या होगा? नहीं, आप देखिए, अब जैसे बीजापुर 13,000 से जीते थे, एक ये जीते बहापात्रा, ये भी 13,000 से जीते। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि 30,000 से, अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 30,000 से कम से जितनी भी सीटें जीती है कम से, उसमें सब में संकट है, क्योंकि 30,000 ही तो वोट कटे। 30,000 ही तो वोट कटे हैं। यही तो खेला है। 30,000 ही तो वोट कटे, यही तो खेला है। तो अब इसके ऊपर हम वोट भाई और जो भाई लोग जो हैं, इनको सबको रिकैलकुलेशन करना चाहिए। तो आइए थोड़ा बंगाल को छोड़ के अन्य स्थानों पर, तमिलनाडु में साहब बड़ा खेला हो रहा है कि तमिलनाडु में सभी लोग एडीएमके को आगे दिखा रहे हैं, थोड़ा करीब 10 सीटें आगे दिखा रहे हैं। मैट्रीज भी 10 सीटें आगे दिखा रहा है, और ये भी कोई 6-7 सीटें आगे दिखा रहे हैं। तो मामला तो पलट गया लगता है। वहां पे क्या होगा? आपका क्या आकलन? मेरा मानना है कि अब एडीएमके शायद और एनडीए ना जीते। एक बात कही थी इसने आपके टीवीके के लिए, अमिताभ तिवारी ने ये कहा था कि डीएमके इज लूजिंग सीट्स एवरी डे। दैट्स ट्रू, ये ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव का कंट्रोल भी खो दिया है, और बाकी ग्राउंड पे भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो दे आर लूजिंग सीट्स एवरी डे, दे आर गोइंग डाउनहिल। दैट्स ट्रू। देखिए, अभी इस स्टेटमेंट के पहले तक मैं भी मान के, और लगातार मैंने तो हमेशा एनडीए को ही जीतते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाया है। लेकिन अभी हमें तमिलनाडु में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, 10 दिन रुकना पड़ेगा, वो मोमेंटम बदल सकता है।
और कुछ उसमें भाजपा की अपनी गलतियां हैं, टीएमसी की एआईए डीएमके की अपनी गलतियां हैं। उसके बारे में किसी और एपिसोड में बताऊंगा सर, वो सही समय नहीं है, क्योंकि अभी मेरे स्टेटमेंट को लोग मिसकोट करेंगे। आजकल बहुत हो रहा है ट्विटर पे, ये सब हम देख रहे हैं। 2 सीटें सर ब्राह्मणों को टीवीके ने दिया है। राजनीति जो है ना बहुत अलग डायरेक्शन से चलता है। यूथ बहुत तेजी के साथ बात कर रहा है विजय के बारे में, ऐसा नहीं है, और लोग अभी बहुत अंडर प्ले कर रहे हैं टीवीके को। मैं एक बार फिर से तमिलनाडु का प्रॉपर ये करके एनालिसिस करके आपके चैनल पर आकर के स्पेशली तमिलनाडु के बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है कि हम तमिलनाडु को एक बार फिर गांव और शहर के बीच डिवाइड करें, तब जाकर के बात। एक चीज बहुत क्लियर है, डीएमके के अगेंस्ट बहुत बहुत खतरनाक एंटी इनकम्बेंसी है। उसका बेनिफिशियरी अगर एनडीए बन जाए तो वो ले जाएगी। क्या एनडीए की अपनी आईटी सेल, सोशल मीडिया जो भी है वहां पर, वो ये करा पाएगी कि वोट कटवा है टीवी के आपका वोट बर्बाद करेगी, कहीं ऐसा ना हो उसके कारण डीएमके। अगर वो प्रशांत किशोर वाले रोल में आ गए बिहार में, तब तो वहां पर एनडीए एकदम धमाका कर देगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर वाले रोल में विजय नहीं आया और विजय का अपना वोट परसेंट 15% से ऊपर गया, तब हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूं, तमिलनाडु पर हम चेक करेंगे। असम 85 का नंबर आप ले जाइए कम से कम। हो सकता है पवन खेड़ा को 6 महीने बाद आप उसको भी, पवन खेड़ा को भी 6 महीने बाद वहीं ले जाइए। वैसे तो आज ही पहुंच चुके, लेकिन फिर भी आप ले जाइए, क्योंकि वो पर्सनल मामला हो गया पवन खेड़ा वाला भाई। हाँ, लेकिन इन्होंने अलग अलग ना दिए हैं। इसने वोट 5 ने 82-92 दिए हैं और बैटरीज ने 92-102 दिए हैं। डीएमके को, असम की बात करो। असम को कितना दिया है? एक ने 82-92 दिया है, दूसरे ने 92-102 दिया है। 82-92 वाला मेरा भी मानना है कि वो रहेगा। 102 मतलब जो करिश्मा है ममता विश्व शर्मा का जा भी सकता है, लेकिन मैं थोड़ा ओवर मान रहा हूं, ज्यादा मान रहा हूं। वहां उतना नहीं जाएगा। और ज्यादा जाएगा। अब देखिए, मतलब 92 तो श्योर शॉट जाएगा, 102 नहीं मानता कि वहां जाएगा। पवन खेड़ा कहां वो जाएगा? तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 103 से ज्यादा नहीं जीत सकते। हाँ, उनकी अपर लिमिट ही 103 है। इसलिए मैं, बाकी मियाँ सीट है। हाँ, भाजपा लड़ भी नहीं रही उन सीटों पर। भाजपा हेमंत विश्व शर्मा का सबसे स्पेशल बात है, वो क्लियर है इस चीज को लेकर के। यूपी में तो बाबा जी भी दबाव की राजनीति में आकर कह रहे हैं कि 41,000 ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो हाथी तो मायावती जी ने भी बनवाया था, बनवा लीजिए, हमको क्या दिक्कत है? अरे भाई क्यों? जितनी मूर्तियां मायावती जी ने बनवाई उतनी और किसी ने थोड़ी बनवाई। हाँ तो ठीक है ना, बनवाई तो जीती भी कहां। तो आप, अगर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रशंसक हूं भाजपा का साथ देता हूं भाजपा के आइडियोलॉजी और विचार के कारण, लेकिन अगर विचार में कुछ समस्याएं आने लगे तो सचेत कर देना चाहिए। मैं अभी भी सचेत ही कर रहा हूं, लोग गलत फहमी में ना लें। वापस लौट आइए, अभी राह उस पथ पर उतना नहीं गए हैं। नहीं लौटेंगे तो देखेंगे। नहीं लौटेंगे भाई, वो तो आपने अगर देखा हो जो इस बार का जो पांचजन्य का विशेषांक है, अम्बेडकर विशेषांक, उसमें तो साहब वो अभी आपने फॉरवर्ड मुझे किया, लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो ये कहने लगे कि साहब के अयोध्या में जो है वो भगवान राम की मूर्ति को हटा के और वहां पर अम्बेडकर लगवाई दी जाए, ये भी हो सकता है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है पांचजन्य का, आपने फॉरवर्ड किया है, मैं अभी इसको पढ़ के अनुपम राष्ट्रभक्त तो बना दिया ऐसे व्यक्ति को जिसने सदैव राष्ट्र की स्वतंत्रता की मुखालफत की। साइमन कमीशन, अब ये देखना पड़ेगा सर। अरे भाई, साइमन कमीशन से लेके लास्ट तक वेवल तक को जो चिट्ठी लिखी है ना, रिकॉर्ड पे है। नहीं, वो तो वेवल, मैं शुरुआत में एकदम शुरू में आ जाता हूं जहां से 2 विचार अलग अलग हुए। साइमन गो बैक,
वर्सेस जो आई स्टैंड विद साइमन कमीशन, यहां जो क्लियर करना व्यक्ति पड़ेगा। मुस्लिम लीग की सहायता से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया, मुस्लिम लीग के साथ में उसने अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाया, मुस्लिम लीग के कोटे से मिनिस्टर बनवाया, वो अनुपम राष्ट्रभक्त है। क्या ही कहें। बीजेपी पता है क्या एक गलती कर रही है, बीजेपी को लग रहा है कि वो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। लोग, कितने लोग पांचजन्य पढ़ते हैं? नहीं बीजेपी को अब ये जो लग लोग रहा है, पढ़ेंगे वो पांचजन्य का खंडन ही पढ़ेंगे, जब मूर्खता की जो बातें लिखी हुई हैं उसमें। नहीं मैं तो ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी तमाम इन सब के बावजूद, अगर तो बीजेपी ये चाहती है कि इस देश का जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है अंबेडकर साहब का गांधीकरण करे और एक एक चीज खोज खोज के वैसे ही लिखने लगे जो गांधी जी के बारे में लिखा गया। भाई देखिए, अगर अंबेडकर के प्रति किसी का कोई द्वेष नहीं था, लेकिन जब मैं आप वही कह रहा किसी के अति करते हो ना, तो फिर द्वेष वही चीज उत्पन्न जो होता है वो द्वेष में बदलती जाती। नहीं 1990 के तक 95 तक तो मेरे अभी मन में गांधी जी के प्रति कभी कोई द्वेष नहीं था, ऐसा बात नहीं है। हम भी अच्छा ही अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छा ही अच्छा मान रहे थे। तो हमारे कॉलेज में एक मास्टर साहब आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। पढ़े हो कभी इतिहास भी? बोले 9th 10th पढ़े हैं, 10th तक भी पढ़े हैं। तो बोले दिक्कत यही है, दूसरे भी दुनिया में पढ़ो। संगी आदमी थे, 2-4 किताब पकड़ा दिए, बाइंड घूम गया, मैं ऐसा आदमी बन बैठा ना। 16 17 18 तक था तो मतलब अनसेड, मतलब था तो फैमिली भाजपा का ही वोटर, लेकिन 16 17 18 तक मैं भी बताता था दुनिया बहुत अच्छी है, सबको इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहती है। तो अभी भी एक जेएनयू का लौंडा कह रहा है कि मैं तो भारत को उस दिन स्वतंत्र मानूंगा जिस दिन गे प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब देखना है, देख रहे हैं। बंगाल में कोई है नहीं, यूपी बच्चा, उसके बाद देखें कहां कहां कैसे कैसे लोग जाते हैं, बाकी कितना कौन बचेगा वो तो दिख ही रहा है। हाँ, अब असम के बाद केरला में क्या है? केरला में अपवर्ड थोड़ा यूडीएफ ऊपर जा रही है क्या वापस? एकदम उल्टा हो रहा है, एकदम उल्टा। मतलब 3 महीने पहले एकदम क्या था, अब एकदम कहानी बदली सी लग रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अर्ली जो 1991-92 में इंडियन क्रिकेट टीम को जब मैं फॉलो करता था वैसी हो गई है। मैच जीत रहे हैं, आखिरी में 4 ओवर में मैच बदल जाता था, पूरी टीम हार जाती थी। मैंने 92 वर्ल्ड कप में 10 रन से इंडिया को हारते देखा, 1 रन से ऑस्ट्रेलिया से हारते। मैंने बोला क्या यार, तो इनकी ये सिचुएशन हो रही है। जीता हुआ चुनाव कैसे हार रहा है, इसके लिए आप कांग्रेस के एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। चुनाव होता नहीं है, मंत्रिमंडल डिसाइड हो जाता है, 4-4 मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं, आपस में कुर्ताफाड़ी शुरू हो जाती है। ऐसे आप हरियाणा हारे, ऐसे आप केरल में उसी रास्ते में जा रहे हैं, और जो सिचुएशन बन रही है पंजाब में भी वही होगा। पंजाब में मैं रिवाइवल देख रहा हूं, एक बार फिर से अचानक से चीजें बदल रही हैं। तो क्या बोला जा सकता है कांग्रेस को लेकर के? कांग्रेस खुद श्योर नहीं है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब 3-4 महीने पहले तक मुझे फोन आया था विघ्नेश का, बोला आप देखना अभिषेक इस बार 100 सीट कांग्रेस लेके आएगी। मैंने बोला लग तो रहा है। अभी वो खुद भी कंफ्यूज हो गया, बोला यार एकदम से ये केरला में एकदम चीजें चेंज हो गई है, इतना एकदम यूडीएफ एलडीएफ क्लोज आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा। मैंने बोला जो भी जीतेगा 1% के आसपास का ही मार्जिन रहने वाला है। अब ये देखना है कि भाजपा एक्स्ट्रा वोट इधर अपना लेके जाती है या उनका लेके जाती है। जी, तो आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और देखते हैं क्या होता है, और समय समय पर इनकी चर्चाएं करते ही रहेंगे। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।